यार मुझे बहुत भूख लगी है, आप ही कुछ बनाकर खिला दो। वैसे वो मीना महारानी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। अरे उसके बचपन की सहेली की शादी हो रही है और आज हल्दी का फंक्शन है, तो बस महारानी उसी में गई हुई है। देख इतना समय हो गया और अभी तक वापस नहीं आई। वैसे मम्मी आपने उसे छूट दे बहुत रखी है। अरे बेटी, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे सांस भी ठीक तरह से लेने ना दूं, लेकिन उसका बाप है ना, उनकी वजह से मुझे थोड़ी हमदर्दी दिखानी पड़ती है। वरना क्या तू अपनी माँ को जानती नहीं, कैसी है तेरी माँ? हाँ मम्मी, मैं जानती हूँ पापा की नजरों में अच्छा बनने के लिए आप थोड़ा थोड़ा उस पर रहम करती हैं, वरना आप कितनी बेरहम हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। खैर छोड़िए, अब आप कुछ बनाकर ला दीजिए ना, भूख लगी है। सपना अपनी सौतेली बहन के बारे में ये बातें कर कर हंस रही थी और अपनी बेटी की बातें सुनकर जान की भी ठहाके मारकर हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मीना अपनी सहेली की हल्दी के फंक्शन में अपनी सहेली को हल्दी लगा रही थी। कनिका, तुम्हारी हल्दी की डेकोरेशन तो कितनी ज्यादा अच्छी हुई है। मीना, तुम्हारे घर के फंक्शन भी अच्छे होते हैं। तुम्हारी बड़ी बहन की शादी का हल्दी और मेहंदी का फंक्शन कितना अच्छा था, लग ही नहीं रहा था कि किसी गरीब के घर में फंक्शन हो रहा है। हाँ, तुमने ठीक कहा। माँ ने सपना दीदी की शादी दिल खोल कर की थी, जिस वजह से छोटी सी जमीन का जो टुकड़ा पड़ा था वो भी बेचना पड़ा। तुम तो जानती ही हो पिताजी की कमाई में कहाँ इतना सब कुछ हो सकता है। अरे जब तुम्हारी बड़ी बहन की शादी ऐसे हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? देखते हैं क्या होता है। ये लो, हल्दी के फंक्शन में एंजॉय करते करते समय का तो पता ही नहीं चला। अच्छा कनिका, अब मैं निकलती हूँ। अरे यार मीना, यह क्या बात हुई? एक तो इतनी देर से आई थी और अब सबसे जल्दी जा रही हो। मीना अपनी सौतेली माँ के डर से अपनी सहेली का हल्दी का फंक्शन बीच में ही छोड़कर जाने लगती है और तभी उसकी टक्कर हल्दी के फंक्शन में आए एक लड़के से हो जाती है। सॉरी, मुझे दिखाई नहीं दिया। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, आप तो ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ। और फिर मीना कार्तिक को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। कार्तिक मीना को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। कुछ देर बाद मीना अपने घर आ जाती है। मीना को देखकर दोनों माँ बेटी आग बबूला होकर कहती हैं, मम्मी, यह सिर्फ आपकी छूट का नतीजा है जो ये महारानी इतनी ऐश कर रही है। आपको थोड़ी लगम लगानी पड़ेगी। और मम्मी, आपको इसे नई फ्रॉक दिलाने की क्या ही जरूरत थी? सपना दीदी, ये मैंने बाजार से नहीं खरीदी है, मैंने पुरानी साड़ी से बनाई है। मम्मी, आप देख रही हैं, आपके ही सामने आपकी बेटी को कैसे उल्टा जवाब दिया जा रहा है और आप कुछ नहीं कहेंगी। अपनी बेटी की ये बात सुनकर जान की तुरंत मीना को एक चांटा मारती है। माँ, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा था, फिर आपने मुझे चांटा क्यों मारा? तुझसे कितनी बार कहा है कि हमारे सामने मुंह मत खोला कर। माँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? मैं आपकी सभी बात मानती हूँ, आप जैसा कहती हैं बिल्कुल वैसा करती हूँ, फिर भी आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती। क्यों? क्योंकि तो मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी सिर्फ सपना है। तो सिर्फ मेरे ऊपर बोझ है जो मेरी छाती पर हमेशा मूंग दलती रहती है। पता नहीं इस बोझ से कब पीछा छूटेगा। बेचारी मीना को हमेशा अपनी सौतेली माँ से कड़वे शब्द सुनने को मिलते थे और अगर कभी गलती से भी गलती हो जाए तो उसकी सजा बहुत ही ज्यादा कठोर होती थी। लेकिन फिर भी मीना अपने पिता को कुछ नहीं बताती थी। वो हमेशा अपनी सौतेली माँ की तारीफ करती थी। मीना रोते हुए जाने लगती है। महारानी, अब कहाँ जाने लगी हो? मैं इतने दिनों बाद ससुराल से आई हूँ, क्या मेरी कोई खातिरदारी नहीं करोगी? क्यों नहीं सपना दीदी, बताइए मैं क्या बनाऊं? तुझे तो पता ही है कि मेरी बेटी को क्या क्या पसंद है। जा बाजार से सब खरीद के लेकर आ और फिर बना। जान की मीना को कुछ पैसे देती है और फिर मीना बाजार जाती है और वहां से सब कुछ खरीद कर लेकर आ जाती है। और जब वो रसोई में जाती है तो रसोई में चारों तरफ गंदे बर्तन पड़े हुए थे। रसोई का बहुत बुरा हाल था। बाप रे बाप, इन दोनों माँ बेटियों ने मेरे पीछे रसोई का क्या हाल बना दिया, जैसे यहाँ पर महायुद्ध हुआ हो। चारों तरफ चिकनाई ही चिकनाई।
पहले रसोई साफ करती हूँ, उसके बाद खाना बनाना पड़ेगा। मीना को रसोई साफ करने में 1 घंटा लग जाता है क्योंकि रसोई बहुत गंदी थी। रसोई साफ हो जाने के बाद वो कई तरह के पकवान बनाती है और जब सब बनकर तैयार हो जाता है तो वो डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। मम्मी मम्मी मर गई, बहुत ही ज्यादा मिर्ची है, शाही पनीर में नमक भी बहुत ज्यादा है। मम्मी, इस मीना की बच्ची ने जानबूझकर इतना ज्यादा तीखा खाना बनाया है ताकि मैं कुछ खा ही ना पाऊं। सपना की हालत देखकर जानकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत रसोई में जाती है और मिर्च का डिब्बा उठाकर लेकर आती है और सारी मिर्च शाही पनीर में डालकर मीना को जबरदस्ती खिलाती है। मेरी बेटी को तीखा खाना खिलाएगी, मेरी बेटी को तीखा खिलाने की यही सजा है, तुझे ये सब खाना ही होगा। क्या हो रहा है यहाँ? अरे मीना बिटिया, ले पानी पी ले, इतना तीखा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? मीना बिटिया, इतना तीखा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? जा मेरी बच्ची, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं यहाँ सब देख लूंगी। घर पर जल्दी अपने पिता के आने की वजह से मीना को थोड़ी राहत मिलती है अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन से, और वो अपने रूम में आकर अपनी माँ को याद कर कर बहुत आंसू बहाती है, लेकिन उसके आंसू देखने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कार्तिक के घर पर उसके लिए लड़कियों की तस्वीर देखी जा रही थी। सुनीता बहन, आपने जैसा कहा था वैसे ही लड़कियों की तस्वीर लेकर आया हूँ। हाँ, लड़कियां तो सुंदर हैं। यह लो, कार्तिक भी आ गया। कार्तिक, हम तुम्हारे लिए लड़कियां देख रहे हैं, देखो तुम्हें कोई लड़की पसंद आ रही है तो बताओ हमें। अरे, मैं काम के चक्कर में मीना के बारे में बताना तो भूल ही गया। अरे कार्तिक बेटा, कहाँ खो गए हो? तुम्हें कोई लड़की पसंद आ रही है या नहीं? माँ, मैं आपको बताना भूल गया था, मुझे कोई और लड़की पसंद है। मीना, यह कौन है जिसके बारे में हम नहीं जानते? सुमन, लड़की को तुम जानती हो, कनिका की हल्दी में मिली थी। अच्छा, वो लड़की तो बहुत अच्छी है। मगर माँ, वह लोग थोड़े गरीब हैं। अरे, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लोग गरीब हैं? तुझे क्या लगता है कि हम दहेज के लालची लोग हैं? अरे, दहेज जैसी प्रथा तो हमें पहले ही पसंद नहीं। कार्तिक खुश होता है और फिर कुछ दिन बाद सभी मीना के घर आते हैं। इतने अमीर लोगों को अपने घर आता देख जानकी हैरान हो जाती है। माफ करना बहन जी, बिना बताए आ गए। वो हमें आपकी बेटी मीना बहुत पसंद है, इसलिए हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये लोग तो बहुत ही ज्यादा अमीर है। मनहूस की किस्मत तो देखो, बैठे बिठाए कितने अमीर खानदान का रिश्ता आया है। देखो जी, हमें माफ करना, हम पहले ही बड़ी बेटी को अमीर घर में देकर पछता रहे हैं। मीना के पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने बड़ी बेटी की शादी अमीर घर में इतना सारा दान दहेज देकर की, लेकिन फिर भी कोई ना कोई डिमांड आती ही रहती है। अरे, हम ठहरे गरीब लोग इतने अमीर लोगों से दोबारा रिश्ता नहीं जोड़ सकते। हाँ, अच्छा हुआ कि मनहूस का बाप खुद ही पीछे हट गया। देखो, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। हमें दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। अरे, अपने घर की लक्ष्मी आप हमें सौंप रहे हैं, यह क्या कम बड़ी बात है? हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। सुनीता की बात सुनकर किशोर अपनी बेटी की शादी करने के लिए तुरंत मान जाता है, लेकिन जानकी नहीं चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी इतने अमीर घर की बहू बने। ऐसे ही समय बीत रहा था। माँ, 2 दिन बाद मेरी हल्दी है। 2 दिन बाद अगर तेरी हल्दी है तो मैं क्या करूं? पड़ोस की 2-4 औरतें आ जाएंगी और तुझे हल्दी मिलकर चली जाएंगी, बस। माँ, घर में मेरी हल्दी के लिए क्या कोई डेकोरेशन नहीं होगी? मेरे लिए कोई नई ड्रेस नहीं आएगी? जैसे सपना दीदी की हल्दी हुई थी, क्या वैसी मेरी हल्दी नहीं हो सकती? जब से मीना की शादी इतने अमीर घर में तय हुई थी, तब से जानकी मीना से और ज्यादा चिढ़ने लगी थी, और ये बात सुनकर तो उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी वो उसका हाथ मोड़कर कहती है, मनहूस करमजली, मेरी बेटी की बराबरी करेगी? मेरी बेटी की बराबरी? खबरदार, अगर तूने हलक से आवाज निकाली तो चुपचाप जो हो रहा है होने दे। तेरी शादी होने दे रही हूँ, ये क्या कम बड़ी बात है?
माँ, बहुत दर्द हो रहा है, हाथ छोड़िए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। पिताजी से भी कुछ नहीं कहूंगी, पुराने कपड़ों में ही हल्दी मेहंदी विदाई सब करा लूंगी, लेकिन मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अब क्या मैं टूटे हाथ से ससुराल जाऊंगी? बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। जानकी मीना का हाथ छोड़कर गुस्से में वहां से चली जाती है। 2 दिन बाद मीना का हल्दी का फंक्शन बहुत ही ज्यादा फीका फीका होता है। वो ना रिश्तेदारों को बुलाती है और ना ही कोई डेकोरेशन करवाती है। बस आस पड़ोस की कुछ औरतें आ जाती हैं। अपनी बेटी का फीका हल्दी का फंक्शन देख किशोर कहता है, जानकी, हल्दी का फंक्शन इतना फीका? अरे, जब आपकी लाडोरानी ही नहीं चाहती थी कि डेकोरेशन या कोई शोर शराबा हो तो मैं क्या करती? ढोल की सजावट वगैरह करने के लिए मीना ने मना किया। और नहीं तो क्या, कह रही थी कि जब मेरी सगी माँ ही मेरी शादी में नहीं तो मैं उनके बिना क्या ही खुशियाँ मनाऊं। अगर मेरी सगी माँ होती तो मैं खुशियाँ मनाती, इसलिए मुझे सादगी से ही विदा कर दो। बस उसकी बात सर आंखों पर मैं ठहरी सौतेली माँ, क्या करती? जानकी किशोर को ऐसी पट्टी पढ़ाती है कि उसे विश्वास हो जाता है और सारे पैसे बचाकर वो अपने पास रखती है। बेचारी मीना, जो आज तक अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के खिलाफ नहीं बोली, आज भी नहीं बोलती और ऐसे ही सादगी से विदा होकर अपने अमीर ससुराल पहुंच जाती है। अरे, तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बहू आ गई है, चलो फूलों की बरसात करो। बहू, तुम दाहिना पैर क्लच में मारकर घर में प्रवेश करो। सुनीता अपनी बहू का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। मीना को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके ससुराल में उसका स्वागत फूलों की बरसात से होगा। यह देखकर मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे मीना बहू, तुम रो रही हो? हाँ, मायके को छोड़ते हुए बहुत ही ज्यादा दुख होता है। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ, लेकिन यह तो रीत सदियों से चलती आ रही है। एक ना एक दिन तो बेटी को अपना घर छोड़ना ही होता है। लेकिन बहू, तुम इसे अपना ही घर समझो और हम सब तुम्हारे अपने ही तो हैं। अब रोना बंद करो। मीना ने इतने मीठे शब्द अपने लिए बहुत सालों बाद सुने थे। यह सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है और फिर वो अपने रूम में जाकर आराम करती है। सुबह हो जाने के बाद उसकी ननद उसके लिए साड़ी और जेवर लेकर आती है। मीना भाभी, मैं आपको अपने हाथों से तैयार करूंगी। ये साड़ी और जेवर मम्मी ने आपके लिए भेजे हैं। जल्दी से यह पहनकर तैयार हो जाइए। आज आपकी पहली रसोई है ना, सब आपके हाथ का मीठा खाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह तो मुझे सपने जैसा लग रहा है। मेरी आंखें खुलेंगी और सब खत्म हो जाएगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ससुराल में भी इतना प्यार मिल सकता है। और फिर सुमन अपनी भाभी को तैयार करने लगती है। जब वो अपनी भाभी को तैयार कर रही थी तो वो उसके हाथ पर और गले पर निशान देखकर कहती है, भाभी, यह चोट के निशान कैसे? सुमन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये निशान मुझे मेरे मायके में मिले हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। वो सुमन, मैं थोड़ी लापरवाही से काम करती थी ना, बस मेरी लापरवाही की वजह से ही ये निशान आ गए। अच्छा, वरना मैं तो डर गई थी। मुझे लगा कि ये निशान तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ ने दिए हैं। मेरी सहेली, उसकी भी सौतेली माँ है, बेचारी को बहुत मारती हैं, मगर मेरी सौतेली माँ वैसे नहीं है, अच्छी हैं। मीना अपनी ननंद से झूठ बोल देती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके मायके का नाम खराब हो और फिर वो अच्छे से तैयार होकर अपनी पहली रसोई करती है और उसके हाथ की बनी खीर सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। मीना बहू, खीर तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाई है। हाँ, खीर तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। नेक भी बहू का वैसा ही मिलना चाहिए। और फिर सभी उसे नेक देते हैं। कुछ देर बाद सभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे और मीना सभी के लिए गर्मा गर्म कड़क चाय लेकर आती है। उसे लग रहा था कि शादी के बाद उसका रिसेप्शन नहीं होगा।
अरे बहू, तुम रसोई में क्या कर रही थी? जब तक रिसेप्शन नहीं हो जाता, तुम्हारे हाथ की मेहंदी छूट नहीं जाती, तब तक तुम रसोई में नहीं जाओगी। पहली रसोई थी, एक रस्म थी, वो हो गई, बस अब रसोई में जाने की जरूरत नहीं। वो मुझे लगा था कि शायद रिसेप्शन होगा नहीं। भाभी, आपका रिसेप्शन क्यों नहीं होगा? हम तो आपका रिसेप्शन बहुत धूमधाम से करने वाले हैं। मायके में मेरा हल्दी का फंक्शन भी इतना फीका हुआ और यहाँ मेरे ससुराल में मेरा रिसेप्शन इतना ज्यादा धूमधाम से होने वाला है। इसे कहते हैं किस्मत बदलना। सुमन बेटा, मुझे तो मेहमानों की लिस्ट देखनी है और भी बहुत सारे काम है। तुम्हारे भैया और तैयारियां देख रहे हैं, तुम्हारे पापा भी बिजी हैं, इसलिए अपनी भाभी को तुम शॉपिंग पर ले जाओ, ठीक है? मगर शॉपिंग क्यों? मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े और जेवर हैं। अरे भाभी, वो तो शादी के थे। मम्मी चाहती थी कि रिसेप्शन की ड्रेस और जेवर आप खुद अपनी पसंद के लेकर आए, इसीलिए चलो हम चलते हैं। मीना को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पास इतने ज्यादा महंगे महंगे कपड़े होने के बाद रिसेप्शन के लिए उसे एक नई ड्रेस और मिल रही है। जहां मायके में उसे अपनी सौतेली बहन के पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, एक एक नए कपड़े के लिए वो तरसती थी, वहीं ससुराल में उसे इतनी महंगी महंगी ड्रेस पहनने को मिल रही है। कुछ देर बाद दोनों ननंद भाभी एक बड़े शोरूम पर जाती हैं। भाभी, आपको यहाँ जो भी ड्रेस पसंद आए वो ले लीजिए, और हाँ, प्राइस टैग की बिल्कुल चिंता मत करना। मीना का हमेशा से सपना था कि वो अपने रिसेप्शन पर एक प्रिंसेस की तरह व्हाइट गाउन पहने, और वो अपने लिए एक व्हाइट गाउन खरीदती है जो सुमन को भी पसंद आता है, और फिर ड्रेस खरीदने के पास वो ज्वेलरी खरीदने जाते हैं। सुमन, मुझे लगता है कि ज्वेलरी खरीदने में पैसे बर्बाद नहीं करते। मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, कोई ना कोई सी पहन लूंगी। अरे भाभी, शादी कौन सा बार बार होती है? आपको अपने रिसेप्शन के लिए दिल खोलकर शॉपिंग करनी चाहिए। दिल खोलकर शॉपिंग कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। सच में मेरा ससुराल तो बहुत अच्छा है। मेरे ऊपर वाले से प्रार्थना है कि हर लड़की को ऐसा ससुराल मिले। कुछ देर बाद दोनों ननंद भाभी शॉपिंग कर कर वापस घर आ जाती हैं, और अब वो दिन आता है जिस दिन मीना का रिसेप्शन था। अरे सुमन, तुम कहाँ बिजी थी? जल्दी से मुझे तैयार कर दो, मुझे मेकअप करना नहीं आता। भाभी, आपकी मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी हैं, ये करेंगी आपका रिसेप्शन का मेकअप। ये है शहर की सबसे ज्यादा पॉपुलर मेकअप आर्टिस्ट। मीना के रिसेप्शन पर शहर की सबसे ज्यादा पॉपुलर मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करती है। मीना अपने रिसेप्शन पर बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी। ये मैं हूँ, मैं हमेशा से ऐसे ही तो तैयार होना चाहती थी। मेरे सपने मेरे ससुराल वालों ने पूरे किए। और फिर सभी रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं। रिसेप्शन पर मीना की बहुत तारीफ हो रही थी। यह देखकर मीना की सौतेली माँ और बहन जल भुनकर राख हो रही थी। मम्मी, आप देख रही हैं इसके ससुराल वाले इस पर कितना प्यार लुटा रहे हैं, और पार्टी भी कितनी बड़ी दी है, कितने बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। और इसकी ड्रेस बाप रे बाप कितनी महंगी है, और ये डायमंड का नेकलेस, बैंगल्स, यह देखकर तो मेरा खून ही खोल रहा है। सारी जमा पूंजी लगाकर तेरी शादी इतने अच्छे घर में की ताकि तू ऐश कर सके, लेकिन तुझे तो ऐश मिली नहीं, और जिसकी ना हल्दी लगी ना फटकरी, और देखो रंग चोखा ही चोखा। दोनों माँ बेटी मीना की खुशियों से जल रही थी। तभी वो एक प्लान बनाती हैं कि किस तरह इस रिसेप्शन पार्टी में मीना को बदनाम किया जा सके, और तभी सपना मीना के पास आती है और वो बड़ी ही सफाई से डायमंड नेकलेस चुरा लेती है, जिस वजह से वहाँ हंगामा हो जाता है। अरे अरे आंटी जी, आपने अपनी बहू को इतने प्यार से इतना महंगा डायमंड नेकलेस दिलाया, लेकिन इससे वो संभाल कर नहीं रखा गया, देखो गुमा दिया। अरे आज तो डायमंड नेकलेस खोया है, कल को ना जाने क्या खोएगी, और फिर आप इसे ससुराल से निकाल दोगी और ये घर आकर बैठ जाएगी। इसीलिए पहले ही समझा रही हूँ, सोच समझकर अपनी बहू पर खर्च करो। हाँ, पहली बार किसी माँ को उसके रिसेप्शन पार्टी पर अपनी बेटी के बारे में भला बुरा कहते हुए देख रही हूँ। मम्मी, अगर भाभी इनकी सगी बेटी होती तो शायद ये ऐसा ना कहती। यहाँ यह सब हो क्या रहा है? अरे होना क्या था, आपकी लापरवाह बेटी ने इतना महंगा डायमंड नेकलेस खो दिया, बस उसी का हंगामा हो रहा है। पता चल चुका है कि उस नेकलेस के साथ क्या हुआ है।
सपना और जानकी भूल चुकी थी कि इतनी बड़ी पार्टी में यहाँ कैमरे लगे होंगे, ड्रोन भी चले रहे होंगे, जिस वजह से उनकी हकीकत 2 मिनट में सबके सामने आ जाती है। डायमंड नेकलेस खोने की वजह से मीना का रो रो कर बुरा हाल था। तभी सुनीता अपनी बहू से कहती है, बहू रोने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे सच में डायमंड नेकलेस खो भी जाता फिर भी इतने रोने की जरूरत नहीं। और अब तो पता चल चुका है कि तुम्हें बदनाम करने की किसने साजिश रची। जानकी, मेरी बेटी को बदनाम करने के लिए जब तुम उसकी रिसेप्शन पार्टी पर इतनी घटिया हरकत कर सकती हो, तुमने ना जाने उसके साथ घर पर क्या क्या किया होगा। पिताजी, माँ और दीदी को कुछ मत कहिए। उन्होंने मेरे साथ जो किया मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। और अब तो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिल चुका है, मायके से भी अच्छा। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। देखो मेरी बहू को, इतना बुरा करने के बाद भी वो तुम्हारा अच्छा ही सोच रही है। 2 बार अगर मेरी बहू को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। हम सब उसके साथ हैं। जानकी और सपना को इतनी बड़ी पार्टी में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और अब तो किशोर के सामने भी सच्चाई आ चुकी थी और दोनों माँ बेटी मुंह छुपाकर रिसेप्शन को बीच में ही छोड़कर आ जाती हैं। मीना अपने पति और ससुराल वालों के साथ अपने रिसेप्शन को अच्छे से एंजॉय करती है। और अब उसकी जिंदगी से सब दुख दर्द गम खत्म हो चुके थे, क्योंकि उसे इतना अच्छा ससुराल जो मिला था।